न्यूटन ने भी साउंड के लिए एक फॉर्मूला बताया था एंड न्यूटन ने जो फॉर्मूला बताया था उनका जो फाइनल आंसर था और जो एक्चुअल में साउंड का वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, अगर मैं साउंड का वेलोसिटी एयर में लूँ या कंसिडर करूँ तो उसमें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस था। अभी न्यूटन जी ने क्या कंसिडर किया था जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। अभी ये समझने से पहले कुछ इलिस्ट्रेशन देखो, आप यहां पे देखो। हमें ये पता है साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है और लॉन्जिट्यूडनल वेव जब भी कोई भी एक मटेरियल मीडियम में जाती है, स्पेसिफिकली एयर में, तो वो जो मूव करती है तो कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन जनरेट होता है। सो एनर्जी एंड मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में आपके कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शंस भी आपको दिखाई देंगे। अगर मुझे आपको ये दिखाना है तो कैसे, मान लो ये पूरा का पूरा मीडियम है, मान लो ये एयर है और यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं कोई भी रैंडम डायरेक्शन में। जब भी यहाँ पे इनिशियल पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी दी जाती है तो क्या होता है, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन मिलते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो फर्स्ट अगर हमें कंप्रेशन मिल रहा है तो नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी रेरिफैक्शन। ये कैसे दिखता है या क्यों दिखता है, इसका पार्ट ऑलरेडी हम लोग ने लॉन्जिट्यूडनल वेव का जो फॉर्मेशन का जो ग्राफ्स ड्रॉ किए थे उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने ये डायरेक्टली आप यहाँ पे आए हो और अगर आपको विजुअलाइज करना है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किस तरह से बनती है तो प्रीवियस का जो वीडियो है वो आप प्रॉपरली देख लेना। तो यहाँ पे मेरे पास कंप्रेशन रेरिफैक्शन है, यहाँ पे भी मेरे पास कंप्रेशन है, आगे जो भी होगा वो रेरिफैक्शन होगा। तो अभी देखो ये तो ऑब्जर्वेशन था, तो न्यूटन जी ने क्या बोला इसमें, तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब भी कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन होता है, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन होता है ना, तो जब भी पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। एंड अगर थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करें तो उनका कहना यह था अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहा है तो मीडियम में जो सराउंडिंग मीडियम है वहां पे ये एनर्जी लूज करते हैं, है ना। नजदीक आने के बाद एक्सेस एनर्जी बनती है और जो एक्सेस एनर्जी है वो सराउंडिंग मीडियम में दी जाती है। अभी सराउंडिंग मीडियम में जैसी ये एनर्जी दी जाती है, आपके पास रेरिफैक्शन है ना। रेरिफैक्शन में क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम सडनली बढ़ रहा है, आपकी डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ी ठंडी जगह होगी। तो ये जो एनर्जी है, जो हीट जनरेट हुई है, वो नेक्स्ट जो रेरिफैक्शन हो रहा है या जो रेरिफैक्शन है ओवरऑल मीडियम में वहां पे जा रही है। नेक्स्ट अगेन मेरे पास कंप्रेशन है, अगेन रेरिफैक्शन है, तो जो ओवरऑल एनर्जी जो है वो मीडियम के अंदर ही है। तो उनका कहना था कि ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो तरीके से होती है एंड ये जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा इसको बोला जाता है, जो आपने थर्मोडायनामिक्स में सुना होगा या पढ़ा होगा। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब क्या होता है, समथिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी वजह से उनका कहना यह था कि हीट अगर बाहर नहीं जा रही है तो उसको कंसिडरेशन लेके उन्होंने एक इक्वेशन बनाया। तो आइडियल गैस इक्वेशन है ना हमारे पास, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये एक बेसिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे उन्होंने जो कंसिडरेशंस लिए, देखो ना, अगर मेरा चेंज ना टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ओवरऑल टर्म मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है उसको उन्होंने यूज किया और आगे के प्रोसीजर्स किए। अभी वो क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो बेस्ड ऑन वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन रो। बी का मतलब होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ गैस एंड रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है। अभी यहां पे अगर हम लोग साउंड कंसिडर करते हैं तो साउंड का जो मूवमेंट हो रहा है या एनर्जी जब भी इसमें से जाती है तो जो वेव ट्रांसफर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। तो न्यूटन जी ने ऐसा एज्यूम किया कि चेंजेस इन अ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू इट आर आइसोथर्मल। तो ये अजम्पशन है, ठीक है। एनीवेज, तो उनका कहने का मतलब क्या था, दैट इज अमाउंट ऑफ अ हीट गेन ड्यूरिंग कंप्रेशन इज गिवन टू द सराउंडिंग and amount of a heat lost at the time of a rarefaction is gained from the surrounding and because of that temperature जो है वो constant रहता है। अभी तो ये तो स्टेटमेंट बन गया, लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहे हो तो कोई नहीं मानेगा, है ना। ऐसे तो आप भी कोई भी स्टेटमेंट लिख दोगे,
कोई नहीं मान रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपेरिमेंटली दिखाना पड़ेगा, आपको उसको कंप्यूट करना पड़ेगा। कंप्यूटर यूज करके आजकल आप कर सकते हो, या फिर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे हो तो लैब में जाके आपको दिखाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके कि ऐसा ऐसा है भाई, ये न्यूमेरिकल्स है, इस ये फॉर्मूला हमने यूज किया, ये कंडीशन है, उसके बाद ये आंसर आ रहा है, और उसके बाद फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा, है ना। तो उनका जो फॉर्मूला था उसको भी वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कुछ बताया। तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल ऑफ इलास्टिसिटी, उसको हम लोग BI अगर बोलते हैं, तो न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो बनता है V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BI अपॉन रो। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। ये B का मतलब क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। बल्क मॉडुलस ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, गैस में अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो अगर रिस्पेक्टिव अगर आप रेशोज लेते हो तो आपको जो भी क्वांटिटी मिलती है उसको बोला जाता है बल्क मॉडुलस। एनीवेज, सो कैलकुलेशन ऑफ BI, अभी ये जो BI है यही तो हमको कैलकुलेट करना है। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, है ना। तो अगर मेरे पास BI की वैल्यू है, मेरे पास रो की वैल्यू है, तो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर कैलकुलेट की जा सकती है। सो लेट P इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ अ गैस, और फॉर्मूला क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, nR तो अल्टीमेटली कांस्टेंट है, तो PV क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ अ गैस। एनीवेज, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस PV की वैल्यू आपकी क्या होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। अगर ये इक्वेशन को PV को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, P इंटू DV प्लस V इंटू DP विच इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 होता है। अब ये इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू, अभी ये सारा टर्म इधर जाएगा तो माइनस V इंटू DP अपॉन DV, ऐसा कुछ तो मिलेगा। एंड अगर यही चीज को अगर आप रीअरेंज करते हो तो DP अपॉन DV इंटू V, तो ये जो चीज होती है इसको ही बोला जाता है बल्क मॉडुलस। अभी जो मैंने वर्ड्स में बताया था वो फॉर्मूला के टर्म्स में भी आपके सामने है। एनीवेज, तो इसको हम लोग बोलेंगे बल्क मॉडुलस, और इसको बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी BI। तो ये एक डेफिनेशन बन गई। अभी मेरे पास ये जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, लेट दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो BI की वैल्यू है ये हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते, तो BI की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, P सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। और ये क्या बन गया है, ये बन गया फॉर्मूला न्यूटन्स के हिसाब से कि वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के एक जनरल फॉर्मूला है। अभी हमें P की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए हमें मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, और वो करने के बाद हमें एक आंसर मिलेगा। तो वो आंसर जो है वो करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल से कि इट इज अ एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला। सो यहाँ पे देखते हैं प्रेशर की वैल्यू है H रो G के बराबर, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है। एनीवेज, H की वैल्यू कितनी होती है, 0.76 मीटर ऑफ Hg कॉलम। रो की वैल्यू क्या है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड वैल्यू है। और डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी ये जो सारी वैल्यूज है वो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो V की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन रो, कुछ नहीं, P की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, सेम स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, अपॉन रो। ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला यूज करके 280 मीटर पर सेकेंड इतना फॉर्मूला का आंसर आएगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यही है क्या, आंसर इज नो। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ साउंड इन एयर एट NTP इज 332 मीटर पर सेकेंड। अभी 332 में से मैं अगर 280 माइनस करूं तो डिफरेंस जो है वो 52 मीटर पर सेकेंड का आएगा। तो अगर 52 मीटर पर सेकेंड इतना यूज अगर डिफरेंस आ रहा है तो परसेंटेज ऑफ एरर हम लोग निकाल सकते हैं। 52 अपॉन 332 मल्टीप्लाई बाय 100, 52 वो डिफरेंस, 332 एक्चुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे परसेंटेज मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है इसकी 16% तक आएगी। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया जाता है तो 0.5%, 1% या थोड़ा कम ज्यादा डिफरेंस एक्सेप्ट भी किया जाता है कि वो मान के चलते कि कुछ एरर हो गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे एरर जो है वो 16% है जो यूज है ना। मतलब 280 किधर है, 332 किधर है। अभी आप ही देखो ना, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, है ना, आपने ऐसा MCQ सॉल्व किया, MCQ के आपका जो आंसर है मान लो वो आ गया 100, है ना, और जो आपके ऊपर ऑप्शंस दिए हैं ABCD उसमें कुछ तो आंसर है 10, 20, 25 और 50, है ना। तो आप क्या करते हो, 50 100 के नजदीक है, इसके लिए टिक करके नहीं करने का होता है वैसा, समझ रहे हो, गलत करके आए ऊपर से ऐसा। तो इधर अगर आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं दे रहा है तो वो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, उधर थोड़े आपको मार्क्स देगा वो। एनीवेज, सो सच अ लार्ज एरर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए एक्सपेरिमेंटल एरर। एनीवेज, तो न्यूटन ने ये जो चीज़ है उसके बहुत सारे आगे जाके आंसर्स देने की कोशिश की कि मैं कैसे करेक्ट हूँ, या फिर उन्होंने उसके और एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन जो फाइनल आंसर आता था एनीवे वो मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन न्यूटन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। लैपलेस करेक्शन क्या है?
न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी ऑफ साउंड का, उसका आंसर 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। एंड अल्टीमेटली वहाँ पे एक अच्छा खासा एरर था, 16% का अप्रोक्सीमेटली एरर था। अभी इतना बड़ा एरर तो मतलब एक्सपेरिमेंटल एरर माना नहीं जाएगा। तो लैपलेस करके भी एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने वो जो फॉर्मूला था उसका करेक्शन ढूंढा एंड फिर उन्होंने जो मैथमेटिकल चीज़ें बताई, उन्होंने जो अजम्पशंस लिया, उसके बाद जो फाइनल आंसर आया वो अप्रोक्सीमेटली साउंड का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है उसके नज़दीक था। तो फिर ये लैपलेस करेक्शन माना जाता है। तो अभी लैपलेस ने ऐसा क्या एज्यूम किया जिसकी वजह से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड थी वो इनकी करेक्ट आई और न्यूटन की क्यों नहीं करेक्ट आई? तो न्यूटन का जो पार्ट था वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा। अभी देखते हैं कि लैपलेस ने क्या किया था। सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ इलिस्ट्रेशन अगर आपके दिमाग में है तो फिर आपको ये आसान रहेगा। ओके, न्यूटन ने क्या कंसिडर किया था, शॉर्ट में बता देता हूँ, जस्ट विद इन 30-40 सेकेंड्स। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक अगर आप पिस्टन कंसिडर करते हो और ये जो सिलेंडर है इसमें है आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो अंदर गैस भरी है वो, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स है वो परफेक्टली आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल वॉल्स का मतलब होता है यहाँ पे अगर अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हो तो हीट जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर भी हीट जा सकती है, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर आप नीचे लेके आते हो तो यहाँ पे आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में चेंजेस दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम हीट जो है वो सराउंडिंग में जाएगी, टेम्परेचर जो है वो आपको हमेशा कांस्टेंट दिखाई देगा। तो ये जो केस है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। और ये वाला जो आइडिया था वो न्यूटन ने यूज किया था। अभी हम लोग देखते हैं कि लैपलेस ने क्या करेक्शन यूज किया। मान लो आपके पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर आपने गैस भरी है और ऊपर आपके पास एक पिस्टन है। डेफिनेटली ये जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शनलेस और स्मूथली मूव करेगा, तो एडिशनल हीट इसके वजह से कुछ जनरेट नहीं होगी। अभी यहाँ पे ये जो वॉल्स है सिलेंडर के वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब होता है अगर अंदर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, इसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस अगर आप करवा रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको बाहर नहीं मिलेगा या बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये हीट अंदर बाहर नहीं होगी। एनीवेज, तो यहाँ पे जो अंदर एयर है या गैस है उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो तो है। अभी आप क्या करोगे, ये जो पिस्टन है उसको मान लो अगर आपने फटाक से नीचे किया तो क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज होगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से ह्यूज हीट जनरेट होगी। यहाँ पे टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइसोथर्मल प्रोसीजर में प्रोसेस जो है आपकी, जो पिस्टन नीचे करवा रहे हो वो स्लो होनी चाहिए और यहाँ पे रैपिड एक्शन आप लोगे। अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे जो हमने देखा इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, इसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। अभी हम लोग देखते हैं लैपलेस ने क्या देखा था। मान लो ये मेरे पास एक मीडियम है, अंदर बहुत सारी एयर है, एयर के पार्टिकल्स कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग यहां से एनर्जी और मोमेंटम दे देते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म करेंगे। तो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको कंप्रेशन मिला मान लो पहला, दूसरा आपको क्या मिलेगा, रेयरफैक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, कंप्रेशन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, रेयरफैक्शन मिलेगा। तो ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन का सिलसिला चलते रहेगा जब तक वेव खत्म नहीं हो या उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है तब तक। अभी यहाँ पे न्यूटन ने क्या एज्यूम किया था, ये जब भी कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है, कंप्रेशन जब भी होता है तो हीट जनरेट होती है और जो हीट है वो सराउंडिंग में दी जाती है। रेयरफैक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो लॉस्ट होती है और ये जो सराउंडिंग में गई हुई जो हीट है वो रेयरफैक्शन को मिल जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरी प्रोसीजर है वो आइसोथर्मल रहती है, ऐसा न्यूटन का मानना था। उसकी वजह से उनका जो फॉर्मूला था वो गलत आ रहा था। अभी यहाँ पे लैपलेस ने क्या बोला, स्पीड ऑफ साउंड अगर हम लोग एयर में लेते हैं तो वो अच्छा खासा है, मतलब इट इज हाई, 200, 300, 400 ऐसा है, बड़ी वैल्यू है वो कंपैरेटिवली, है ना। तो लैपलेस का कहना था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू बड़ी है, तो जब भी वो मूव करेगा, अभी थोड़ा सा इमेजिन करो ना, आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट बॉल का स्पीड आप देखो, ब्रेटली बॉलिंग डालता है 158 किलोमीटर पर आवर पे, शोएब अख्तर आके डालता है 161.4 किलोमीटर पर आवर पे, बहुत ज़्यादा हो गया ना स्पीड, तो वो बॉल ही नहीं दिख रही है हमें। अगर आप देखते हो कोई तो स्पीड कार है या फिर रेलवे देखते हो आप, कुछ एकदम हाई स्पीड रेलवेज है या फिर एरोप्लेन है, उनका स्पीड देखो ना कितना हाई होता है। तो मान लो 300 किलोमीटर पर आवर पे अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो कितनी फास्ट होगी। तो अगर वो चीज़ इतनी फास्ट है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन जब भी फॉर्म होते हैं तो वो टाइम पे कंप्रेशन की वजह से हीट बनती है, रेयरफैक्शन की वजह से हीट जाती है, इसके वजह से बनती है, इसके वजह से जाती है। अभी यहाँ से सराउंडिंग में हीट जाने के लिए और सराउंडिंग से हीट अंदर आने के लिए टाइम ही नहीं होगा, मतलब ये जो प्रोसेस होगी वो फास्ट होगी, रैपिड एक्शन लेगी।
तो दैट्स वाई लैपलेस ने क्या बताया, यहां पे जो प्रोसेस फॉलो हो रही है वो एडियाबैटिक है, और ये एडियाबैटिक की वजह से उनका जो आंसर मिल रहा था वो करेक्ट था। अभी देखते हैं और चीज है वो क्या क्या बोल रहा है। अभी तो आपको रफ आइडिया मिला है, रफ आइडिया से हम लोग फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचते हैं देखो। अभी अकॉर्डिंग टू लैपलास, चेंजेस इन अ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर नॉट आइसोथर्मल, लेकिन वो जो है वो एडियाबैटिक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो अच्छी खासी है, लार्ज है, सो कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन का जो फॉर्मेशन है वो फास्ट होता है। देयरफॉर देयर विल बी नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज अमंग देमसेल्व्स एंड सराउंडिंग। दूसरी बात एक ध्यान में रखो, एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो अगर एयर बैड कंडक्टर है हीट का, तो इट डज नॉट अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ अ हीट बिटवीन कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन लेयर्स एंड सराउंडिंग। तो ये दो बातें तो है वो मतलब लॉजिकल बैठती है, और लोगों ने भी इसको मानना स्टार्ट किया कि भाई हाँ ये जो बात बंदा बोल रहा है इसके बातों में दम है। ये 2 पॉइंट्स इसने तो करेक्ट बता दिए। अभी पॉइंट्स बता के कुछ नहीं होता है, आपको मैथमेटिकली बताना पड़ता है, तभी जाके आपकी चीजें एक्सेप्ट की जाती है। तो हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंप्रेशन की वजह से क्या होगा सॉरी, आपका जो टेम्परेचर है गैस का वो इंक्रीज होगा। जब भी रेरफैक्शन में हीट लॉस्ट होती है तो आपका जो गैस का टेम्परेचर वो कम होगा। देयरफॉर चेंजेस आर एडियाबैटिक एंड नॉट आइसोथर्मल। तो पहला तो तीर निशाने पे लग गया, दूसरा भी इनका लग गया। अभी फॉर्मूला देखते हैं। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। सो BA का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, रो रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ एयर। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला को किस तरह से डिराइव कर रहा है ना। थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ोगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके लिए PV रेस टू गैमा ये चीज कांस्टेंट होती है। और गैमा मतलब क्या होता है, ये रेशो होता है एक। एनीवेज फॉर एडियाबैटिक कंडीशंस PV रेस टू गैमा इज कांस्टेंट। सो गैमा का मतलब है यहाँ पे CP अपॉन CV। CP अपॉन CV क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। सो ये प्रेशर पे होगा, ये वॉल्यूम पे होगा। अभी मेरे पास PV रेस टू गैमा एक इक्वेशन है, अभी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डिफरेंशिएट आपको ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं पता, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। PV रेस टू गैमा ऐसा कुछ तो है, देखो PV रेस टू गैमा ऐसा कुछ तो है। तो मुझे क्या करना है, पहला टर्म कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है, एज्यूम करना है, ये रूल होता है डिफरेंशिएशन का। तो अगर आपको आता है तो अच्छा है, मान लो आप में से कोई स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो आप ये क्विकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन सिखाना दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एनीवेज तो P कांस्टेंट है मेरा, तो V को डिफरेंशिएट करना है ना। तो यहाँ पे गैमा है, तो गैमा पहले लिखना है V रेस टू गैमा -1 dV, ये होगा मेरा पहले टर्म का। इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला है। एनीवेज प्लस ये V रेस टू गैमा अगर कांस्टेंट रखते हो तो dP को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू dP आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। एनीवेज ये क्विकली था। अगर आपको नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर्स जो भी है आप गूगल से पढ़ो या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से जब भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे तभी तो आपको ये पता चल ही जाएगा। सो फॉर नाउ P रिप्रेजेंट किया मैंने गैमा V रेस टू गैमा -1 इंटू dV प्लस V रेस टू गैमा इंटू dP। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे रीअरेंज भी करना है, बिकॉज मुझे फाइनली BA का जो टर्म है उसको कुछ तो रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे देखो, P गैमा V रेस टू गैमा -1 dV इक्वल टू ये उधर जाएगा, सो माइनस V रेस टू गैमा dP है ना। रीअरेंज करते हैं तो P इंटू गैमा को एक साथ लेते हैं और बाकी का जो टर्म है ये नीचे चला जाएगा। तो माइनस V रेस टू गैमा अपॉन V रेस टू गैमा -1 dP अपॉन dV। इसको अगर सॉल्व करते हो, ये अगर ऊपर जाता तो क्या होगा, V रेस टू गैमा V रेस टू माइनस गैमा कट हो जाएगा और V रेस टू गैमा बच जाएगा, और वो वापस आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली माइनस dP अपॉन dV अपॉन V ऐसा कुछ तो मुझे मिला है, दैट इज अ चेंज इन अ प्रेशर अपॉन चेंज इन अ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये जो है इसको ही बोलते हैं BA, दैट इज अ बल्क मॉडुलस द कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अभी मुझे BA की वैल्यू गैमा P के बराबर मिली। न्यूटन के केस में क्या मिल रही थी, गैमा नहीं था, सिर्फ P के बराबर था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। ये गैमा की वजह से हमारा आंसर करेक्ट आ सकता है। तो BA इक्वल टू गैमा इंटू P। सो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला बाय करेक्टेड फॉर्मूला बाय लैप्लास V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BA अपॉन रो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P अपॉन रो। तो ऐसा तो मुझे मिला है। अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, करेक्टेड फॉर्मूला और उसके बाद फाइनल आंसर V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन रो। तो स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन रो ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड किया है, P इक्वल टू H रो जी सब्स्टिट्यूट करो, रो दैट इज अ डेंसिटी ऑफ एयर, सब रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप डालोगे तो आपको पता चलेगा आंसर है 280 और ये गैमा की वैल्यू होती है 7/5। सो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 331.3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 है, तो ये वैल्यू 331.3 अप्रोक्सीमेटली 332 के नजदीक है।
तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत एरर लाइक एकदम फ्रैक्शन कम वाला एरर एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर है। तो दैट्स वाई इसको बोला था लैपलेस करेक्शन। और ये क्यों किया गया था, न्यूटन का जो साउंड का फॉर्मूला था वो गलत आ रहा था वेलोसिटी ऑफ साउंड का। यहाँ पे एक नोट ध्यान दो आप, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ सॉलिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एनीवेज ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझा ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। अभी हमें ये देखना है, मान लो अगर हम लोग हाइड्रोजन कंसिडर कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसिडर कर रहे हैं, या कोई भी एक एयर कंसिडर कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर साउंड को प्रोपोगेट किया जाए तो वहाँ पे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जनरली ये सारी चीज़ें हायर लेवल के फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स की जाती है, तो वहाँ पे काम में आते हैं ये फॉर्मूले। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी की वजह से अगर मेरे पास कोई तो एक एयर है और उसकी डेंसिटी, और वहाँ से अगर मैं साउंड को ट्रैवल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, और दोनों सेपरेट गैसेस में अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड को ट्रैवल करवाने की कोशिश की तो स्पीड सेम रहेगा क्या, या उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, या क्या होगा, यह हमें चेक करना है। मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो। ये फॉर्मूला कैसे मिला, लैपलेस करेक्शन का ये एक फाइनल आंसर है। लैपलेस करेक्शन को ऑलरेडी हम लोग ने डिराइव किया है। सो वी इज स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो। गैमा क्या रिप्रेजेंट करता है, सीपी अपॉन सीवी का रेशो, जिसकी वैल्यू क्या थी 7/5 या 1.41 थी। पी एंड रो हमारे पास है। तो अभी डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाला इक्वेशन, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और अगर हम लोग वहां पे साउंड को प्रोपोगेट कर रहे हैं तो फिर रेशो क्या बनेगा, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स रो ऑफ एच अपॉन रो ऑफ एच। तो ये रो ऑफ एच कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4। सो V of H is 4 times V of oxygen, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी 4 times वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। तो मतलब स्पीड बढ़ गया ना डेंसिटी की वजह से। एनीवेज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी प्रेशर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो विच इज इक्वल टू गैमा पी। अभी डेंसिटी की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, यस। सो डेंसिटी क्या होता है, आपकी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी, v ऊपर जाएगा अपॉन m। तो अगर ये स्पेसिफिक केस में अगर t कांस्टेंट कंसीडर करते तो ओवरऑल pv आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर आपका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। तो प्रेशर की वजह से जो इफेक्ट होने वाला है वो हम लोग को यहां से पता चला। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, pv इज इक्वल टू RT। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो p के जगह पे RT अपॉन v सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सो सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेंसिटी इंटू रो क्या होता है आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के जगह पे हम लोग मास सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, गैमा RT अपॉन m। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। तो अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 और वेलोसिटी ऑफ साउंड एट सर्टेन टेम्परेचर व्हेन इट इज प्रोपोगेटिंग थ्रू एयर का जनरल फॉर्मूला हमें ये मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन t नॉट, है ना। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। तो अभी तक हम लोग ने क्या कहा पढ़ा, कौन से फैक्टर्स देखे, हमने डेंसिटी देखी, हमने प्रेशर देखा, हमने टेम्परेचर देखा। अभी नेक्स्ट हमें ये देखना है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिड एयर है तो साउंड की वेलोसिटी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आंसर इज अ यस। सो प्रेजेंस ऑफ अ वाटर वेपर इन एयर चेंजेस वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का अगेन जनरल फॉर्मूला है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो। सो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन गैमा इज नेग्लिजिबल। सो मेरे पास अगर मैं मॉइस्ट एयर कंसिडर करता हूं और मैं ड्राई एयर कंसिडर करता हूं तो Vm रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ मॉइस्ट एयर, रो m रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर
वी डी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ ड्राई एयर एंड रो डी रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ अ ड्राई एयर। तो अगर ये सारे फैक्टर्स मेरे पास है, सो वीएम और वीडी का अगर आप रेशो लेते हो दैट विल गिव मी रो डी अपॉन रो एम। सो प्रेजेंस ऑफ अ वाटर वेपर डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ एयर। सो हम ये बोल सकते हैं रो एम इज लेस देन रो डी। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है तो सर्टनली हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मॉइस्ट एयर इज सर्टनली ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ ड्राई एयर। एनीवेज, तो ये एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। एंड इसका जो लास्ट है दैट इज अ इफेक्ट ऑफ अ विंड वेलोसिटी। मान लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में विंड मूव कर रहा है और वो डायरेक्शन में अगर आप बात कर रहे हो तो स्पीड पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मान लो वो डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, आपका फ्रेंड सामने खड़ा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा है वेलोसिटी के, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सर्टनली आंसर इज अ यस। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर्स के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसएल रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड का वेलोसिटी, मतलब ये डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, एंड ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विंड का वेलोसिटी जिसको हम लोग ने एसए से रिप्रेजेंट किया। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसका एक वेक्टर कंपोनेंट लेना पड़ेगा विंड वेलोसिटी का। तो टोटल वेलोसिटी क्या बनेगी मेरी v प्लस ओमेगा कॉस थीटा। So effect of wind velocity, so velocity of sound in a particular direction is algebraic sum of velocity of sound and component of wind velocity in that direction. So ultimately मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी हम लोग ने कौन से केसेस देखे, फैक्टर्स देखे, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ अ विंड वेलोसिटी। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर, ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए यू बोल सकते हैं इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर व्हेन टेम्परेचर चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमें यह देखना है, मान लो अगर एक साउंड एयर में ट्रैवल कर रहा है और वो टाइम पे एयर का अगर टेम्परेचर 0 है, अगर टेम्परेचर को मैं 1 डिग्री से बढ़ाऊं तो साउंड की वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। सो अल्फा इज गिवन बाय वी टी माइनस वी जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर टी माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिवाइडेड बाय वो टेम्परेचर, सो मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला। एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या बता सकते हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वी टी अपॉन वी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन टी नॉट। ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला के लिए हमने ये वाला इक्वेशन लिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग उठा रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड एट एनी टेम्परेचर टी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ साउंड एट 0 इक्वल टू वो टेम्परेचर और ओरिजिनल टेम्परेचर टी नॉट। सो टी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 273 प्लस टी, और टी नॉट के लिए क्या लग सकते हैं, सिर्फ 273 प्लस 0 वो रिप्रेजेंटेशन के लिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 273 अपॉन 273 क्या आएगा, 1 प्लस टी अपॉन 273, और ये स्क्वायर रूट है, उधर जाके क्या बनेगा, रेस टू हाफ। तो अभी बात यह है कि मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टी की वैल्यू हम लोग अगर स्मॉल ले रहे हैं, डिफरेंस अगर स्मॉल ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो वी टी अपॉन वी नॉट तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे हाफ तो हमारे पास पावर है, सो 1 प्लस हाफ टी अपॉन 273, और ये आगे जो टर्म्स होंगे वो बहुत नेग्लिजिबल होंगे। तो ये जब इस सीरीज को एक्सपांड करते हैं तो इनिशियल के पहले 2 ही टर्म्स हम लेते हैं, आगे टर्म्स नेग्लिजिबल होने की वजह से उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सो 1 प्लस टी अपॉन 546। सो हमें अल्टीमेटली ये इक्वेशन तक पहुंचना है, अल्फा तक पहुंचना है। तो वी टी अपॉन वी नॉट तो है मेरे पास, 1 प्लस टी अपॉन 546 पहुंच सकते हैं क्या, पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं। या 1 को ये साइड में लेके आओ तो क्या मिलेगा, वी टी अपॉन वी नॉट माइनस 1 टी अपॉन 546। रीअरेंज द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड को रीअरेंज करते वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल टू टी अपॉन 546। लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, टी चाहिए, तभी मैं क्या बोलूंगा, ये अल्फा है। सो वी टी माइनस वी नॉट अपॉन टी इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 546। सो वी नॉट की वैल्यू क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड अपॉन 546। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.608 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। तो इससे मुझे क्या पता चला, अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.608 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 1 डिग्री चेंज हो रहा है तो जो स्पीड है वो ये हिसाब से बढ़ेगा। सो हम लोग एंड में कंक्लूड कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन अ टेम्परेचर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा।
अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ये समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ गया तो रिफ्लेक्शन जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए वो आपको अच्छे से समझ जाएगा, 100% एश्योरेंस। यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है। सपोज मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। रिजिड सपोर्ट से मैंने दो पेंडुलम्स को कनेक्ट किया है। ये मेरा पहला पेंडुलम है, ये दूसरा है। इसका जो बॉब है वो कंपेरेटिवली हेवी है एज कंपेयर टू बॉब बी, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ए को पकड़ के थोड़ा सा खींच सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। तो केस 1 देखते हैं। मैंने क्या किया, बॉब ए को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और उसको छोड़ दिया। तो जैसे आप बॉब ए को बी के ऊपर छोड़ देते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हेवी है ना, और ये हल्का फुल्का है। तो ये भाई साहब इसको लेके जाएंगे, इसको ये ऊपर लेके गए तो अभी ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, है कि नहीं। मतलब वजन ज्यादा होने की वजह से, आई मीन टू से डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अभी ये क्या हो रहा है, ये बॉब ऊपर चला गया। केस नंबर 2 देखते हैं। सपोज मेरे पास सेम सिचुएशन है, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, बॉब बी को आप पीछे खींच रहे हो और ए की तरफ फेंक रहे हो। तो अभी क्या होगा, ये भाई साहब थोड़े से हल्के पुल्के हैं, तो इसके वजह से ये बी जो है वो ए के ऊपर जैसे ही कोलाइड होता है, आफ्टर कोलिजन ये क्या होगा, वापस पीछे चला जाएगा। अभी हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट अभी अभी हमने पढ़ा है उसको अगर कोरिलेट करते हैं, है ना। अगर मेरे पास मान लो एक वेव है और अगर वो डेंसर मीडियम पे हिट करती है तो क्या होगा, ये पहली केस। एंड मान लो अगर मेरे पास एक वेव है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे आ रही है तो क्या होगा, है ना। मतलब बीच में हमारे पास बाउंड्री है, ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पे रेयर है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम से जब एक वेव ट्रैवल करते 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 डेंसर मीडियम की तरफ आती है और जब भी वो बाउंड्री पे कोलिजन होता है तो वो टाइम पे क्या होगा। एंड सिमिलरली अगर ये बाउंड्री है मेरे पास, डेंसर मीडियम से वेव आ रही है तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये समझने के लिए एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी था। अभी देखते हैं हम लोग, जब भी मेरे पास ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है, अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है ना। रेयरर से डेंसर मीडियम अगर दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक रेयरर मीडियम है ये वाला और ये डेंसर है ना। और यहाँ पे हमारे पास दो वेव्स है, एक मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव है, एक मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है। तो हम लोग को दोनों के ऊपर केस देखना है। तो सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है, सबसे पहले हम लोग ने देखा मोलिक्यूल्स ऑफ एयर being very small rebound and change the direction of velocity by 180 डिग्री और पाए। देखो ना, रेयर है, हल्का फुल्का है, डेंसर को तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब अगर यहाँ पे आप देखते हो, मान लो पहले मेरे पास ये एक वेव है जो यहाँ पे जाके हिट करने वाली है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा इसने हिट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्रेस्ट का फॉर्मेशन हुआ और ये वेव ये डायरेक्शन में जा रही थी। और यहाँ पे मेरे पास जो सपोर्ट है, मान लो वो रिजिड सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेव जो है वो मेरी, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। तो ये बन गया मेरा ट्रफ और ये वेव जा रही है मेरी ये डायरेक्शन में। ओके, सो ट्रांसवर्स वेव के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट। तो ये ट्रांसवर्स वेव के लिए ये समझना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये अगर अच्छे से आता है तो आगे जाके आप जो भी पढ़ोगे, है ना, मतलब अगर आपको ऑर्गन के अंदर का वेव फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है उसको अगर आप ऑसिलेट करवाते हो या उसके एक एंड पकड़ के उसको ऊपर नीचे करवाते हो, प्रोवाइडेड यहाँ पे रिजिड सपोर्ट के साथ उसको कनेक्ट किया है, तो वेव फॉर्म होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, फेज डिफरेंस कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान होगी। लेकिन मान लो मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव है, सपोज यहाँ पे मेरे पास अगेन रिजिड सपोर्ट है, सपोज ये है रेयरफैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा अंतर है और यहाँ पे आके ये कंप्रेशन अगर मेरे पास है तो मान लो ये मेरी फॉरवर्ड जाने वाली वेव है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन होता है तो आपको सेम कंप्रेशंस ऐसे वापस जा रहे ऐसा दिखेगा और ये रेयरफैक्शन होगा। थोड़ा सा इमेजिन करो ना, मेरे पास यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है ना, और यहाँ पे मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म ऐसी स्प्रिंग है। स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आके सारे पार्टिकल या स्प्रिंग का जो सेक्शन था वो पूरा का पूरा नजदीक आएगा और जैसे ही आप छोड़ देते हो ये सेम इसमें पीछे जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पे भी कंप्रेशन देख आपको जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी और जब भी वो बैकवर्ड जाने वाली है तभी भी आपको कंप्रेशन दिख रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिनेशन की यहाँ पे जरूरत है। सो दैट्स वाई ये रिफ्लेक्शन है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव का, जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम पे वो जाने की कोशिश करती है। सिमिलर काइंड ऑफ चीज आप देख सकते हो जब भी
वेव डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है। तो जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मान लो मेरे पास यहाँ पे वाटर बॉडी है नीचे, और यहाँ से कोई भी एक वेव अगर वाटर बॉडी से एयर में आने की कोशिश कर रही है, मतलब अभी मेरे पास डेंसर मीडियम है और यहाँ पे मेरे पास रेयरर मीडियम है, तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा? सो वेव ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम दैट इज इन वाटर इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ रेयरर मीडियम लेट एयर इन दिस स्पेसिफिक केस। तो वो केस में ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट, तो ट्रांसवर्स वेव का जो अगर क्रेस्ट है तो क्रेस्ट क्रेस्ट के जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, एंड ट्रफ जो है वो ट्रफ के जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर आप देखते हो तो कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेरफैक्शंस एंड रेरफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कंप्रेशन। मतलब यहाँ पे उल्टी चीज हो रही है, और ये क्यों हो रहा है उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मीडियम इज स्मॉलर देन द फर्स्ट मीडियम। अभी यहाँ पे अगर रिस्टोरिंग फोर्स देखते हो ये मीडियम का और ये मीडियम का, तो सेकेंड का तो रिस्टोरिंग फोर्स स्मॉलर होगा इसकी वजह से। सो दैट्स वाई ये चीज हो रही है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। एक एक्सपेरिमेंट देखा सिंपल पेंडुलम वाला, जहां पे हम लोग पेंडुलम को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जो दूसरा मेरे पास पेंडुलम है उसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा? रेयरर से डेंसर मीडियम पे जब भी वेव जाएगी तभी क्या होगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में जब भी वेव आएगी तभी क्या होगा। अभी हम लोग दो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, इससे रिलेवेंट ये एक्सपेरिमेंट आपने शायद स्कूल में भी किया होगा, आपके हाई स्कूल में। मान लो यहाँ पे मेरे पास ऐसा एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है और यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रखा, स्टॉप वॉच क्या करेगा? साउंड जनरेट करेगा, है ना। तो मान लो ऐसा कुछ वेव गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये पॉइंट पे गई। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक वेव कंसिडर करते हैं, रिफ्लेक्ट करके ये पॉइंट पे गई, और ये जब भी रिफ्लेक्ट होंगी फाइनली तो किधर तो आपको सुनाई देगी। मान लो यहाँ पे आपने ऐसे एक फनेल रखा है और यहाँ से आप सुन रहे हो, है ना। तो मतलब एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ही आपको वो अच्छे से सुनाई देगी। फनेल को थोड़ा आगे करोगे तो भी साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देगा, थोड़ा सा पीछे करोगे तो भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट है जो ऑलरेडी आपने स्कूल टाइम में वगैरह किया होगा, इसके रीडिंग्स भी आपने लिए होंगे। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसका नाम है क्विंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? मान लो मेरे पास दो ट्यूब्स है, ये फर्स्ट ट्यूब और ये दूसरी ट्यूब। जो मेरी सेकेंड ट्यूब है वो फर्स्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ने इंसर्ट करके रखी है, और सेकेंड जो ट्यूब है वो आप आगे पीछे कर सकते हो, मतलब मूव करवा सकते हो उसको। अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो पॉइंट डी है यहाँ पे ओपनिंग है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप साउंड जनरेट करते हो, मान लो आप यहाँ पे कोई तो ऐसा एक साउंड जनरेट किया, तो वो साउंड जो है वो डेफिनेटली यहाँ से डी बी ई यहाँ तक ट्रैवल करेगा। एट द सेम टाइम ये डी एन और ये ई तक ट्रैवल करेगा, मतलब ऐसा और ऐसा, है ना। और नीचे आप कान से इसको सुन रहे हो। तो अभी मुझे मैक्सिमम आवाज़ कब सुनाई देगा, मिनिमम आवाज़ कब सुनाई देगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले ये जो दोनों लेंथ है डी बी ई और डी एन ई, ये हम लोग सेम रखेंगे। तो अगर सेम है तो पाथ लेंथ दोनों के बीच में जितनी भी है, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। सो पाथ डिफरेंस हैज़ टू बी 0। तो अगर ऐसा है तो हम लोग देखते हैं इसको, अगर हमने थोड़ा सा मूव किया आगे, तो जैसे ही थोड़ा सा मूव करते हो एक वेव यहाँ पे ऐसी होगी यहाँ से जाने वाली, उसको थोड़ा सा एडिशनल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर वो एडिशनल डिस्टेंस λ/2 के बराबर है तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं सुनाई देगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको और थोड़ा खींच रहे हैं, एंड अगर वो पाथ लेंथ λ के बराबर आ गई तो अगेन आपको अच्छा खासा आवाज सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, पाथ डिफरेंस जब भी λ/2 दैट इज के बराबर होता है तो जो इंटेंसिटी सुनाई देती है वो 0 होती है, एंड अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है तो अगेन इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। पाथ डिफरेंस का अगर मुझे आपको मतलब ना थोड़ा सा समझाना है तो मैं बता सकता हूँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सपोज मेरे पास ऐसी एक वेव है, अभी दिखाने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज ये फर्स्ट वेव है, ये पॉइंट पे गई, और मेरे पास ये सेकेंड वेव है, ये नीचे से आ रही है इधर से किधर से, तो और वो यहाँ से यहाँ तक गई, है ना। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये जो सेकेंड वेव है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूँ तो मुझे पता चलेगा इतना डिस्टेंस सेकेंड वेव को ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, और जो सेकेंड डिस्टेंस या ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर करना पड़ रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ। आई होप सो अभी आपको आइडिया क्लियर हो गया। और वेव्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो वेव में पाथ लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है, समझा आपको। चलो अब इसका अगर मुझे जनरल फॉर्मूला बताना है ना, तो अगर मिनिमम साउंड सुनाई देना है फॉर मिनिमम इंटेंसिटी,
मुझे फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा, n+1/2 लैम्डा। तो n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो अल्टीमेटली आपको λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ऐसी वैल्यूज मिलती रहेगी। एंड अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोग देख रहे हैं तो मुझे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, n लैम्डा सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, है ना। तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आप डालते जाओ। ठीक है, तो ये था क्यूंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू एयर रेयरर। उसके बाद हम लोग ने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव एक एक्सपेरिमेंट देखा, एंड क्यूंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोग ने देखा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अभी ये क्या चीज है और सबसे पहले वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी हमें पता होना चाहिए। मान लो अगर 2 रिजिड सपोर्ट्स है मेरे पास और वहां पे अगर आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की है और इसको अगर आप वाइब्रेट करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ तो पैटर्न मिलेगा, ये ऑलरेडी देखा है हमने, है कि नहीं। यहां पे वेलोसिटी जो है ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका डेरिवेशन भी हम लोग ने किया है। v = √T/m, है कि नहीं। ओके, तो वेलोसिटी अगर √T/m है तो यहाँ पे v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा के बराबर कुछ तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए तो n इज गिवन बाय, रीअरेंज करो टर्म्स को, 1/λ √T/m। और यहाँ पे जो मुझे वेवलेंथ दिखाई दे रही है ना, वो कितनी है, तो मतलब वेवलेंथ जो है दैट इज हाफ वेवलेंथ मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर L में कंसिडर करूँ तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 2L के बराबर होगी। देयरफॉर n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n इज 1/2L √T/m। ये इक्वेशन मिला। अभी 3 चीज़ों के बारे में बात होगी, लॉ ऑफ लेंथ के बारे में बात होगी, लॉ ऑफ टेंशन के बारे में बात होगी, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ के बारे में बात होगी। तो देखते हैं 1 by 1। लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है ना, लॉ ऑफ लेंथ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, इन विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज proportional to length of the string. Fundamental frequency is proportional to length of the string only when tension in the string and mass per unit length of the string are constant. यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कुछ याद नहीं किया है या मैं कुछ बाय हार्ट करके नहीं आया हूँ। मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब भी T और M पॉसिबल ही कांस्टेंट है, तो है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ लेंथ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इन विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो वर्ड्स कैसे बनाए मैंने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इनवर्सली लिखो, ओनली व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। n1 = n2 L2, ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अगर कुछ अलग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, अगर लेंथ अलग लेते हैं तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, n × L, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ, ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ टेंशन, तो लॉ ऑफ टेंशन में L और M को आपको कांस्टेंट रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन √टेंशन इन अ स्ट्रिंग ओनली व्हेन लेंथ एंड मास आर कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे n1/√T1 = n2/√T2 कांस्टेंट है। अलग फ्रीक्वेंसी अलग टेंशन अगर आप लेते हो तो, लेकिन रेशो जो है वो सेम है। इन जनरल हम बोल सकते हैं n/√T इज कांस्टेंट वैल्यू। और तीसरा है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या है, हम लोग को m की वैल्यू लेनी है, तो L और T जब भी कांस्टेंट हो गए तभी हम बोल सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू √m, है ना। इफ T and L are constant then n is, that is fundamental frequency, is inversely proportional to √m. n1 m1 √= n2 √m2 = constant। तो n √m, ये चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। लेकिन m की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो m/L है, मास के जगह पे क्या लिख सकते हो, डेंसिटी टू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ρ × πr²L लिख दिया। ये वॉल्यूम आपका πr²L है, लेंथ के बारे में बात कर रहे हो आप, है ना। ये वायर है तो इसका πr² × L आएगा। हम लोग यहाँ पे L विल गेट कैंसल, m की वैल्यू मिलेगी ρ × πr²। तो अभी मेरे पास क्या है, अगर ये इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो n1 √ρ πr1² = n2 √ρ πr2²। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो डेंसिटी है मटेरियल की वो सेम है, दैट्स वाई ρ लिखा है हमने।
सो रो 1 रो 2 ये सेम है, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा N1 R1 इक्वल टू N2 R2, और अल्टीमेटली ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है कि नहीं। सिमिलरली इफ मटेरियल ऑफ अ स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, और अगर रो 1 रो 2 डेंसिटीज की वैल्यू अगर सेम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग R1 R2 रेडियस अगर सेम लिखते हैं, सो n हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो या डेंसिटी के हिसाब से मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ रो के हिसाब से मिलेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क के लिए ये पूछा जा सकता है, अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जाते हैं।